अब हम करेंगे सेक्शन बी और इसमें सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 36। द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डबल्ड फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। द इंक्रीज इन रिएक्शन रेट एज ए रिजल्ट ऑफ द टेम्परेचर राइज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू कितना 100 डिग्री सेल्सियस। तो नया रेट पता है कितना हो जाएगा। अब रेट कितना हो जाता है, when temperature increase from 10 degree Celsius to 100 degree Celsius, rate becomes कितने टाइम पता है, 2 की पावर 100 माइनस 10 अपॉन 10 टाइम्स, यानी कितना, ये हो जाएगा 2 की पावर 9 टाइम्स। और इसको क्या लिखेंगे आप, 2 की पावर 9 को 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128 और 2 की पावर 8 ये हो जाएगा आपका 256 और 2 की पावर 9 हो जाएगा 512 टाइम्स। ठीक है भाई, ये आ गया आपका आंसर। कौन सा, सेकंड। तो 36 का आंसर 2। ऐसे कर लेंगे, लिख लो इसको अगर लिखना है तो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37। द एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर द रिएक्शन, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रखा है। द रेट इक्वेशन फॉर द अबव डेटा इज, देखो भाई सबसे पहले यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट रखी गई और ए की कांस्टेंट करते हुए हमने क्या कर दिया, ये बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया और ये रेट कितना हो रहा है, रेट भी डबल हो रहा है, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी हो जाएगा। फिर इसमें देखो यहाँ पे बी की क्या कर दी, कांस्टेंट रखी है और जब हमने ए की क्या कर दी, डबल कर दी, तो रेट क्या है, 1 टाइम, यानी रेट क्या है, कांस्टेंट हो गया, यानी रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बोलोगे तो रेट ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रेट ओनली ए, ये बी नहीं है, ये B2 है, तो रेट ओनली B2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, यानी रेट इज इक्वल टू K इंटू B2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो K इंटू B2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या है, 1 हो जाएगा। 37 का आंसर 1। बोलो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 38। द रेट ऑफ ए रिएक्शन इंक्रीज विद टेम्परेचर ड्यू टू डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। देखो भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि होता क्या है, एज टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक, तो एनर्जी ऑफ क्या है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर बढ़ जाएंगे, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके इफेक्टिव कोलिजन हो रहे हैं। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है, उनका एक प्रॉपर डायरेक्शन में भी कोलिजन होना चाहिए और एक प्रॉपर एनर्जी के साथ कोलिजन होना चाहिए, ठीक, तो उसको इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। तो उसमें क्या होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा कोलिजन होंगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब होता है नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो उनमें से इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ेंगे, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे तो ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, यानी इसका मतलब ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। समझे कि समझे, तो इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी और डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, ये तो कोई रोल है ही नहीं। इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये बिल्कुल सही है, फिर लिखा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, अरे कंसंट्रेशन पे फर्क थोड़ा पड़ेगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाने से ही कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं तो हमें अमाउंट की जरूरत ही नहीं पड़ती, टेम्परेचर बढ़ाते रहते कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ता रहता, तो ये तो बिल्कुल बेवकूफी वाली बात लिखी है। तो थर्ड आंसर आ जाएगा, तो क्या है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है जिससे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी और कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ते हैं और इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने से ही क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो आंसर क्या आ गया, थर्ड आ गया क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 39। फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट, इनमें से रिएक्शन रेट कौन सा एक्सप्रेस नहीं करता। भाई मैं सबका लिख देता हूं, आप मैच कर देना। -1/2 dA/dt लिखेंगे, फिर बी के रिस्पेक्ट में -dB/dt लिखेंगे और सी के रिस्पेक्ट में +1/3 dC/dt लिखेंगे और डी के रिस्पेक्ट में dd/dt लिखेंगे, ठीक। तो आंसर देखो क्या आएगा, dd/dt तो सही है, डज नॉट एक्सप्रेस बोल रखा है, ये तो सही है, और -12 dA/dt ये भी सही है, -1/d, अरे dc में माइनस थोड़ा आएगा, ये रॉन्ग है, ये -dB/dt ये भी सही है, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी इसलिए पॉजिटिव आता है।
ठीक, रिएक्टेंट क्या क्या आएगा माइनस, तो 39 का आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज 5 at 10 डिग्री सेल्सियस देन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर टू 30 डिग्री सेल्सियस न्यू रेट इज, भाई रेट आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर का कितने टाइम 2 की पावर 30 माइनस 10 बाई 10 टाइम्स, तो आर इंटू कितना 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये कितना 2 रह जाएगा ना, तो 4r हो जाएगा, r डैश इक्वल टू 4r आ जाएगा, यानी इनिशियल का 4 कितना टाइम हो जाएगा 40 टाइम दे रखा है। देन अच्छा 4r, अच्छा इनिशियल 5 था तो r डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा रेट, क्योंकि 5 तो था ही, इन द रेट ऑफ रिएक्शन इज 5, तो 5 इंटू 4 कितना 20, आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 40 का 1। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41। ये दे रखा है, ये एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर रखा है, इज एन एग्जांपल ऑफ, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, क्या है ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, डायरेक्ट एग्जांपल है। ठीक, मैं क्लास में भी आपको करवाता हूं, आंसर आ जाएगा 4। जो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है और एक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये दोनों क्या है, ये आपकी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये होता है इनका ऑर्डर तो कितना आएगा 1 आएगा, ऑर्डर कितना आएगा 1, और मोलिकुलरिटी इनकी आती है 2, क्योंकि देखो रिएक्टिंग मोलिक्यूल कितने, एक तो ये रहा एक ये रहा, 2 हो गया। ठीक, तो मोलिकुलरिटी 2 ऑर्डर 1, उसको कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है डायजोनियम सोल्ट डिकम्पोज एज, ये रिएक्शन दे रखी है एट 0 डिग्री सेल्सियस द इवोल्यूशन ऑफ N2 becomes 2 times faster when the initial concentration of the salt is doubled, therefore it is a, बोल रहा है कि इसका जो रेट है ना, इसका रेट जो रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ N2 2 टाइम हो गया जब आपने क्या किया, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट क्या कर दी, डबल कर दी। तो अगर इस रिएक्शन का हम रेट लिखना शुरू करें तो ऐसे ही तो लिखेंगे, ये C6H5N2 प्लस और ये Cl माइनस बाई dt, और इसको क्या लिखोगे C6H5Cl, इसका फॉर्मेशन रेट ऑफ फॉर्मेशन और N2 का भी रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये लिखेंगे। तो अब एक बात बताओ, अगर आप इसकी कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो तो रेट डबल होगा, ठीक, और रेट डबल होगा तभी तो क्या है N2 का इवोल्यूशन डबल हो रहा है, तो रेट क्या हो गया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आपका C6H5N2 प्लस Cl माइनस आ गया। ठीक, यह आया कि नहीं आया, यानी इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जब आपने इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल किया तो रेट डबल हो रहा है, इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ या इवोल्यूशन ऑफ N2 डबल हो रहा है। बिकॉज आप रेट को क्या लिख रहे हो, रेट को यही तो लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ dN2 बाई dt। ठीक, तो अगर ये डबल हो रहा है तो ये डबल हो रहा है, यानी रेट भी डबल हो रहा है। रेट डबल कब हो रहा है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो, तो क्या हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, आंसर इज 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 था। नेक्स्ट देखो 43rd क्वेश्चन, 75% of a first order reaction is completed in 30 minutes. What is the time required for 93.5% of the reaction? तो आप एक काम करो ना, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं T75 अच्छा एक सेकेंड, आपको फॉर्मूला तो आता ही है, आप क्या लिखते हो T इज इक्वल टू 0.6 कहां से आ गया यार, 2.303 अपॉन K और log क्या लिख रखा है इसने, या लिखते हैं हम A अपॉन A माइनस एक्स, यही करते हैं, और जब परसेंटेज में दिया हो A को 100 मान लिया करो और X वो हो जाएगा जितना परसेंट कंज्यूम हो गया। तो अब लिखेंगे हम T75, ठीक है, T75 इक्वल टू 2.303 अपॉन K log 100 अपॉन 100 माइनस 75, तो ये बच जाएगा नीचे 25, तो 100/25 कितना आ गया 4 आ जाएगा। तो T आप इसको लिख, अच्छा अब T ये साथ में लिख लो 93.5 कितना 75, ये लिख रखा ना, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log 100 अपॉन 100 माइनस 93.75। तो इसको अब एक इक्वेशन को दूसरी से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आपका कैंसिल। ये T75% उसने दे रखा, कितना दे रखा है 30 मिनट, और ये आपको फाइंड आउट करना है T93.75%, तो कितना आया, ऊपर आ गया log 4, उसको ऊपर वाले को लिखोगे 2 log 2 डिवाइड बाई ये कितना है log 100 बटा ये कितना बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा आपका कितना बच जाएगा यार, ये तो आपका 6.25 बच जाएगा है ना, तो 100/6.25 करके देख लो। ठीक,
ये करेंगे ना, तो ये और घटा दो, ऊपर 100 चला जाएगा, तो ये 25 25 625, ये 4 और ये 2500 का 100 यानी 16 आ गया। यहाँ पे अगर इसको कैंसिल करोगे 16 आएगा, तो 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4, तो 4 log 2 आया कि नहीं आया, तो log 2 से log 2 कैंसिल, 2 ये 1/2, तो T 93.75% इज इक्वल टू 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60 मिनट आ जाएगा। कौन सा आंसर आ रहा है? 60 मिनट इज द फोर्थ ऑप्शन। आंसर इज 4, क्वेश्चन नंबर 43। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय। भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किससे डिसाइड होगा? प्रेशर से, टेम्परेचर से, मोलिकुलरिटी से, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। तो इससे हम डिसाइड करते हैं रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटली, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स चेंज कर करके देखेंगे उससे रेट पे क्या इफेक्ट आएगा, उससे हम क्या कर देते हैं रेट लो फाइंड आउट करते हैं। रेट लो से ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट किया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 4 आ जाएगा। जैसे आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अभी हमने 2 क्वेश्चन किए थे ना, शायद 37 था, कौन सा था? ठीक, तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज तो दे रखी है, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज की गई तो रेट भी इतना चेंज आया। ठीक, तो वहां से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, रेट लो फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ दीज डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। इनमें से रेट ऑफ रिएक्शन को कौन सा इफेक्ट नहीं करेगा? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। भाई अगर आपने नेचर ऑफ रिएक्टेंट चेंज किया, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा डेफिनेटली। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल भाई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। नेक्स्ट लिखा टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, भाई मोलिकुलरिटी से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना, मोलिकुलरिटी का रेट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर उसने पूछा कौन सा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा रेट को, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4th आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 45 का। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, कंसीडर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, X is converting into Y with the activation energy EB and EF for the backward and forward reaction respectively in general। तो पूछ रहा कि इनमें क्या रिलेशन आएगा। तो पहली बात देखो, ये क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और जब एंडोथर्मिक रिएक्शन का आप ग्राफ बनाएंगे तो उसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी। ये आपका रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। ठीक, तो ये आपका डेल्टा H जो आता है, ये डेल्टा H होता है। ठीक, और इसमें यहां पे ये जो हम लिखेंगे यहां से ये, this is rate of activation energy of forward reaction and this is activation energy of backward reaction। ठीक, इसने क्या लिखा है? EB and EF लिखेगा, सीधा हम भी वही लिखते हैं ना, क्यों चक्कर में पड़ना है। ये तो ये EA फॉरवर्ड है और वो क्या है? EA बैकवर्ड है। समझे कि नहीं समझे? तो अब एक बात बताओ, कौन सा ज्यादा है? आप खुद देख लो ना, यहाँ पे E फॉरवर्ड। अब हम क्या लिखते क्या वैसे भाई, जब भी आप रिएक्शन लिखते हो डेल्टा H क्या लिखते हो? डेल्टा H इज इक्वल टू E फॉरवर्ड माइनस E बैकवर्ड लिखा जाता है। और ये क्या आ रहा है आपका? ये आ रहा ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आ रहा है। डेल्टा H क्या है? ग्रेटर देन 0, एंडोथर्मिक है ना, यही तो लिखोगे। तो अब देखो E फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन E बैकवर्ड आया कि नहीं आया? तो यही आपका ग्राफ से दिख रहा है। तो E फॉरवर्ड ग्रेटर देन E बैकवर्ड आएगा। 46 का आंसर 1 कहलाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? ठीक, नेक्स्ट 47th क्वेश्चन, फॉर ए रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है 0 एंड रेट कांस्टेंट इतना दे दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट 310 केल्विन? तो हम क्या लिखते हैं भाई? सीधा सा हिसाब है। आप क्या लिखोगे? K इज इक्वल टू A इंटू E की पावर माइनस E अपॉन RT लिखते हैं हम। ठीक, अगर EA इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाता है, तो आप क्या लिखोगे? K इक्वल टू A इंटू E की पावर 0 और E की पावर क्या हो जाएगा? भाई 0/RT, ये 0 ही तो हो गया। तो K इक्वल टू A इंटू E की पावर 0, K इक्वल टू A, यानी कि व्हेन K इज कांस्टेंट व्हेन EA इज 0। ठीक, EA इक्वल टू क्या हो जाए? 0, यानी K इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर आ जाएगा यहाँ पे। तो आंसर कौन सा आ रहा है? तो K आपका जितना था उतना ही रहेगा, तो आंसर आपका 2 आ जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं है? क्योंकि K अगर EA 0 हो जाता है तो वो EA 0 होने पे रेट क्या हो जाता है? K क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाता है, यानी टेम्परेचर चेंज करने से
भाई आपके के पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आंसर 2 आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48, विच इंक्रीजेज ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होने से भाई एक्टिवेशन एनर्जी में तो कोई इफेक्ट नहीं आता है ना, लेकिन कोलिजन फ्रीक्वेंसी जरूर बढ़ती है। बिल्कुल सही है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ज्यादा एक्टिव जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, तो उनमें आपस में क्या है, कोलिजन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। रेट कांस्टेंट बिल्कुल सही है भाई, एज के इंक्रीज, एज टी इंक्रीज, एज टेम्परेचर इंक्रीज, के इंक्रीज, ठीक, और एज टेम्परेचर इंक्रीज कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड भी इंक्रीज होता है। अब आप कहोगे सर के टेम्परेचर इंक्रीज होने पे के कैसे इंक्रीज हो रहा है, वो मैं आपको बताता हूं। के इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी हम लिखते हैं, या आप इसको लिख सकते हो के इज इक्वल टू ए अपॉन ई की पावर ई अपॉन आर टी, ये लिख सकते हैं। अब देखो टेम्परेचर बढ़ा तो ई अपॉन आर टी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और ई अपॉन आर टी अगर घटेगा तो आपको पता है ई की पावर ई अपॉन आर टी भी घट जाएगा, और ये है डेनोमिनेटर, और डेनोमिनेटर घटेगा तो ये आपका बढ़ जाएगा ना, ये पूरा टर्म यानी के बढ़ जाएगा। तो आपने क्या देखा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ के बढ़ता है, इस टर्म से आया है, ठीक। तो आंसर क्या आ गया, बोथ बी एंड सी आंसर आ जाएगा आपका 4। कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ और रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 49, for a chemical reaction at 27 degree Celsius, the activation energy is 600 R. The ratio of rate constant at 327 degree Celsius to that at 27 degree Celsius is, भाई सिंपल सा है, हमने पीछे फॉर्मूला डिराइव किया तो था, क्या लिखते हैं हम, log K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R। अच्छा इसने E की टर्म में करवा रहा है, छोड़ो इसको, एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, हम क्या लिखेंगे, ln K2 अपॉन K1, क्योंकि E भी दे रखा है ना तो E की टर्म में ही आएगा शायद, ठीक। तो अब क्या कर लेंगे, EA अपॉन R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, और अगर आपको log बेस 10 में लेके जाना है तो इसको लिख दोगे 2.303 log K2 अपॉन K1, बस फिर 2.303 इधर आ जाएगा जैसा मैं लिख रहा था, बस इतना डिफरेंस आ जाएगा। तो अब ये इसका रेशियो आपसे पूछा है तो पहले इसको सोल्व करो। ये कितना है 600 R, तो 600 R बटे ये कितना हो गया R, इंटू में टेम्परेचर T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 माइनस 1 अपॉन वो कितना 327 कितना हो जाएगा 600 केल्विन, तो ये लिख दोगे, ठीक। तो अब देखो 600 R से R कैंसिल हो गया, ये नीचे कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम 600 आ जाएगा, तो 300 दूनी 600 2 माइनस 1 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यानी आपका ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। और एंटी लॉग लोगे तो आपको पता है ये लॉग क्या है, बेस ई है, तो ये क्या आ जाएगा बेस ई जो है इसकी पावर, ये ऐसे लिखते हैं ई की पावर 1 जो सामने है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। एंटी लॉग ऐसे ही तो लिखते हैं, जो बेस है इसको इधर ले जाओ और ये जो यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो पावर में चला जाएगा बेस के, ठीक, एंटी लॉग में। तो आंसर क्या आ गया, थर्ड आ गया। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कर देंगे भैया। 49th भी हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A is converting into product, the rate of reaction at A is equal to 0.2 mole per liter is 1 into 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर मिनट। द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन, भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, आपको पता है इसकी हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के होता है, यही होती है ना, ठीक। तो हाफ लाइफ आपको पता नहीं, के पता चल जाए बता देंगे, और हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए R इक्वल टू के इंटू ए लिखेंगे, आपको ए भी दे रखा है R भी दे रखा है, के आ जाएगा आपका, ए कितना दे रखा है 0.2 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 2, यही दे रखा ना, ठीक है। के इज इक्वल टू कितना आ गया 10 की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 0.2, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1 लिख लो इसको, तो ये 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस 1 आ जाएगा, तो के इसको लिख सकते हो 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 1 लिख सकते हो इसको, और या इसको एक काम करो k इक्वल टू 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 लिख लो यार, ठीक है ना। अब इसको देखो t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 है, इसको आप सोल्व करने के लिए ऐसा लिख लो 69.3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो इसको यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो t हाफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये लगभग 14 आ जाएगा, क्योंकि 14 5 70 होता है, ठीक। सोल्व कर लो फिर भी 5 1 जा 1 बच गया 1, तो 5 3 जा
कितना आ जाएगा 15 बच गया 4 और ये आ जाएगा आपका 5.8 जा 13.8 आ रहा है क्या कहीं पे आंसर 13.8 सेकंड, ये आपका फोर्थ आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 का ठीक आंसर इज 4। ठीक है भाई, कर लेंगे ऐसे। तो ये था आपका आज का टेस्ट यानी केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स के एक एक क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कहां पे आप क्या मिस्टेक कर सकते हो, वो सारी मिस्टेक मैंने पेपर में करवा ली और आपको बता भी दिया। उम्मीद है आपने अपनी मिस्टेक का एनालिसिस इन वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू कर लिया होगा। बस अब अपनी मिस्टेक को नोट करके या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगा है आपने वो नोट किया होगा, इनको बस एग्जाम तक अच्छे से रिवाइज कर लेना, ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए आपको देखते ही पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक मेरे से हो सकती है, क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज में सीख के आया हूं और मुझे एग्जाम में मिस्टेक नहीं करनी है। अगर ऐसे प्रैक्टिस करके जाएंगे, ऐसे आप रिवाइज करके जाएंगे, तो डेफिनेटली आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे और अच्छा स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। ठीक है भाई, लगे रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।